फाइनेंशियल कंडीशंस भी बीच बीच में उतनी ठीक नहीं थी, तो मैंने ट्यूशन्स देना स्टार्ट किया। सो ट्यूशन्स देते के साथ अपनी पढ़ाई मैनेज करना, कॉलेज की पढ़ाई मैनेज करना, एनसीसी मैनेज करना, कैंप्स मैनेज करना, फिर अपने गोल के तरफ भी भागना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पे प्रेशर होता है कि जॉब भी पकड़नी है, आपको कुछ करना भी है। बहुत खुश है, बहुत खुश है। उम्मीद से ज़्यादा मिला। हाँ, हम सोच नहीं थे कि यहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन यहाँ तक पहुँचा है। बहुत बड़ी खुशी दिया हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए, हमारे गांव घर के लिए। आज पूरे गांव लोग खुश है। हमारा प्रखंड से रोज आ रहा है, मुखिया सरपंच सब बधाई दे रहे हैं। पापा पहले एलआईसी में काम करते थे, बट फिर ड्यू टू लॉकडाउन में बहुतों की फाइनेंशियल कंडीशंस, इकोनॉमिकल कंडीशंस को ठेस पहुंची है, तो उस तरह से काम छूट गया। तो फिर पापा ये इन्वॉल्व थे घर के ही काम में और खेती वगैरह में दादा के साथ। हम यही अरदास प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि जैसा हमारा बच्चा करे, सबका बच्चा इस तरह नाम रोशन करे, सबके बच्चे अच्छे बने। हाँ, आपको सब कुछ लग रहा है कि अब सपना सच हो गया है। संघर्ष तो रहा पूरा, इसका मेहनत रंग लाया। आज हम लोग सब परिवार खुश हैं इसका सफलता से। नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी सारद और आप देख रहे हैं द फॉलो अप। हमारे साथ फ्रेम में शुभम बादल हैं। शुभम बादल ने पूरे झारखंड को गौरवान्वित किया है। दरअसल शुभम का चयन सीडीएस के जरिए एयरफोर्स के फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पर हुआ है और यह इनका चयन जो है एनसीसी के जरिए हुआ है। देश में सिर्फ 3 लोगों का चयन हुआ है और उसमें से एक नाम शुभम बादल का भी है। शुभम से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से एनसीसी के जरिए भी देश के सबसे कठिन परीक्षाओं में आपका चयन हो सकता है और आप नौकरी पा सकते हैं। शुभम, पहले तो आपको बहुत बधाई। थैंक यू। तो बताइए कि ये जो आपका फ्लाइंग ऑफिसर में चयन हुआ है एयरफोर्स में, ये कैसे हुआ? एनसीसी के जरिए हुआ, यूपीएससी एग्जाम लेती है, सीडीएस लेती है, कैसे? जैसे एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच में पायलट बनने के लिए एंट्रीज़ बहुत अलग अलग तरह की है। अगर आप 10+2 के बाद जा रहे हो तो आपके पास रिटन एंट्रीज़ है, डायरेक्ट एंट्रीज़ है। अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो आपके पास एनडीए है, रिटन एग्ज़ाम, आप उसको क्वालिफाई करें। आपको सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू का कॉल लेटर आएगा, आपको इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू के बाद आपका एक CPSS का टेस्ट होता है जो सिर्फ पायलट्स के लिए होता है, जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए जाते हैं। उसको क्वालिफाई करने के बाद आपका मेडिकल्स होता है। अगर आप मेडिकली फ़िट हैं तो फिर मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर आप मेरिट इन होते हैं तो आप एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। ये 10+2 के बाद एनडीए के लिए थी। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहते हैं तो सीडीएस का एग्ज़ाम होता है, सेम यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, और एक एफकैट का भी एग्ज़ाम होता है जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन देती है फ्लाइंग में 14 ईयर्स के लिए। सीडीएस में आपको परमानेंट कमीशन मिलता है। ये 2 रिटन एग्ज़ाम के एंट्रीज़ हैं। अगर आपने कॉलेज के दौरान एनसीसी की हुई है, 3 साल की एनसीसी होती है, और अगर आपने वो एयर विंग में की हुई है और अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है विद ए और बी ग्रेड, तो आप डायरेक्ट एसएसबी में अपीयर कर सकते हैं। एफकैट के ही पोर्टल पे एक ऑप्शन आता है एनसीसी एंट्री का। आप अपने सी सर्टिफिकेट से उसको फिल कर सकते हैं एप्लीकेशन को, और फिर आपको डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू का कॉल लेटर आता है। और फिर बाकी आगे का प्रोसीजर सेम है। आपको इंटरव्यू निकालना होता है, रिकमेंड होना होता है, उसके बाद आपका CPSS टेस्ट होता है, और फिर मेडिकल्स एंड देन मेरिट लिस्ट। अभी जो आपका चयन हुआ है ये कब ज्वाइनिंग होगी और किस पोस्ट पर रहकर आप क्या काम करेंगे? ज्वाइनिंग 15 to 16 जनवरी होगी इसी साल 2020, मतलब आने वाला साल 2022, और एयरफोर्स एकेडमी में होगी जो कि हैदराबाद में है, और 74 वीक्स की ट्रेनिंग है। और आफ्टर 74 वीक्स द people who pass out, they will be posted as or commissioned as flying officers. तो पोस्ट फ्लाइंग ऑफिसर की रहेगी। तो ये आप शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ से किए हैं, कैसे यहाँ तक? मैंने अपनी 8th क्लास तक की पढ़ाई चंद्रपुरा बोकारो से की थी। फिर 9 से मैं रांची आ गया। मैंने अपना 9-10th DAV बरियातू से किया, और फिर 11th-12th SRDAV पुंदाक से किया। फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई मैंने BSc फिज़िक्स किया गॉसनर कॉलेज से, और फिर मैंने मास्टर्स भी किया है फिज़िक्स में MSc फिज़िक्स डोरंडा कॉलेज से। तो ये एनसीसी के जरिए यहाँ तक पहुँचना
और बिना एनसीसी किए यहाँ तक पहुँचना, दोनों में कितना अंतर? एनसीसी करके पहुंचने में आपका ये है कि एक फ़ायदा आपको है कि आपको रिटन एग्ज़ाम नहीं क्लियर करना होता है, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू का कॉल आता है। मगर उस 3 साल के एनसीसी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक अलग लेवल का एक्सपोजर मिलता है। आप अलग अलग कैंप्स अटेंड कर सकते हो, नेशनल, इंटरनेशनल, जैसे कि AIVSC होती है जोधपुर में, ऑल इंडिया वायु सैनिक कैंप होता है। रिपब्लिक डे कैंप होता है न्यू दिल्ली में, जहाँ पे एनसीसी कैडेट्स राजपथ पे परेड करते हैं। उसके अलावा YP भी होता है, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। आप अपने देश का प्रतिनिधित्व दूसरे देशों में कर सकते हैं। जैसे मैं भी कज़ाकिस्तान में मैंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया था। तो इस तरह से आपको बहुत लेवल्स पे एक्सपोजर मिलता है, जो कि आगे चल करके आपको इंटरव्यू में या फिर अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने में, ग्रो करने में हेल्प करता है। तो एनसीसी के ये फ़ायदे हैं। अगर आप बिना एनसीसी के जाएं तो आपको अपनी रिटन की तैयारी करनी होगी, आप रिटन क्लियर करेंगे और उसके बाद अपने इंटरव्यू पे फोकस कर सकते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ जो हमें एनसीसी में एज एन अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो आपको बिना एनसीसी के आपको खुद जा कर के वो ढूंढ के करना होगा, खुद इनिशिएटिव ले करके। तो एनसीसी एक प्लेटफॉर्म की तरह है जहाँ पे आपको अलग अलग डोमेन्स में खुद को ग्रो करने के, खुद को सुधारने का मौका मिलता है, एक अच्छा इंसान बनने का मौका मिलता है, लोगों की मदद करने का मौका मिलता है और पर्सनालिटी वाइज भी ग्रो करने का मौका मिलता है। शुभम, ये आपने कब ठाना था कि एनडीए या फिर सीडीएस की तैयारी करना है, जाना है? बहुत लोगों को तो ये पता भी नहीं होता। जी, मैं भी आईआईटी की तैयारी कर रहा था अपने, जब मैं 11th-12th में था। तो मेरे भी दिमाग में वही था कि इंजीनियरिंग जैसे सब करते हैं। तो फिर मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, मैंने ड्रॉप किया था 1 साल। उस ड्रॉप ईयर में मैंने एनडीए के भी एग्ज़ाम्स दिए थे, मुझे कहीं से पता चला दोस्तों से। तो रिटन एग्ज़ाम मैंने दिए, रिटन क्लियर हो गया। फिर रिटन क्लियर होने के साथ और भी 12th के बाद टेक्निकल एंट्रीज होती हैं, जैसे नेवी टेक होता है और 10+2 TES होता है आर्मी में, टेक्निकल एंट्री। तो मैं नेवी टेक, मेरा तीनों का कॉल लेटर आ गया था क्योंकि 12th की परसेंटेज भी अच्छी थी। तो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था नेवी टेक का कोयम्बटूर में। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ जाऊँगा, अपेयर करूँगा, देखूँगा क्या होता है, कैसा होता है, क्योंकि पहली बार किसी इंटरव्यू का कॉल लेटर था मेरे पास। तो कोयम्बटूर जाने में वो जो 2 दिन का जर्नी थी, वो मैंने अकेले ट्रैवल किया। तो ये मेरी लाइफ टाइम का मतलब पहला एक्सपोजर था कि मैं अकेले इतनी दूर जा रहा हूँ, नए लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। और वहाँ पे 2 स्टेजेस होते हैं। जैसे आप पहले दिन पहुँचोगे तो स्क्रीनिंग बोलते हैं मुझे, कि अगर आप फर्स्ट डे स्क्रीनिंग क्लियर कर लेते हैं तो आप इन हैं, बाकी का 4 दिन आपको रखा जाएगा वहाँ पे, फूडिंग लॉजिंग सब दिया जाएगा और बाकी के टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। तो मैं पहले दिन इन हो गया अपने पहले ही इंटरव्यू में, तो मेरी खुशी दोगुनी होगी इससे। और बाकी के जो 4 दिन थे वो मैंने बहुत इन्जॉय किए, नए नए दोस्त बनाए, नई चीज़ें जानने का मौका मिला, एक नया रूटीन मिला कि इतनी सुबह उठ करके भी वहाँ सब 4 बजे उठते थे, एक साथ एक रूम में सोते थे। तो एक हॉस्टल वाला फील आ रहा था, मैं कभी हॉस्टल में रहा नहीं था। तो पूरा नया एनवायरनमेंट, फिर 10 बजे तक सारे टेस्ट ख़त्म हो जाते थे। तो आपके पास ऐसा लगता है कि आप अगर सुबह जल्दी उठो तो आपके पास दिन भर बहुत टाइम है बहुत कुछ करने को। और फिर जो एनवायरनमेंट था, जैसे कॉन्फ्रेंस में सारे ऑफिसर्स एक साथ यूनिफॉर्म में, तो वो जो यूनिफॉर्म का एक अलग ही चमक देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ, ये 5 दिन, इन 5 दिनों ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि हाँ, मुझे भी ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए, ऐसी ज़िंदगी चाहिए। उसके बाद फिर मैंने हार नहीं मानी और मैं अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स देते गया। जो कमियां थी मैंने अपने अटेम्प्ट से सीखी और उन पे सुधार किया, और फिर ग्रेजुएशन के बाद देते गया। और फाइनली मैं अपने 9th अटेम्प्ट में जा करके एयरफोर्स के लिए रिकमेंड हुआ। और फिर और अच्छा हो गया कि जब मैं 10th अटेम्प्ट अपने कोस्ट गार्ड के लिए गया, तो मैं वो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए एंट्री होती है, मैं उसके लिए भी सिलेक्ट हुआ। तो अभी आज के टाइम पे मेरे पास 2 मेरिट इनके कॉल लेटर हैं। तो इस तरह से। अच्छा, हम सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, बड़ा संघर्ष भरा जीवन रहता है। आपको कितना संघर्ष करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने? संघर्ष तो बहुत था, और मैं कहता हूँ ये अच्छा था, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में संघर्ष नहीं है तो आप कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो जिन्होंने भी संघर्ष किया है वो अपने आप को लकी समझें कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है कुछ सीखने का,
ज़िंदगी में ग्रो करने का, पेशेंस लाने का अपने अंदर, टॉलरेंस लाने का, और बहुत कुछ जैसे इन दिनों में अगर फाइनेंशियल कंडीशंस भी बीच बीच में उतनी ठीक नहीं थी, तो मैंने ट्यूशन्स देना स्टार्ट किया। सो ट्यूशन्स देते के साथ अपनी पढ़ाई मैनेज करना, कॉलेज की पढ़ाई मैनेज करना, एनसीसी मैनेज करना, कैंप्स मैनेज करना, फिर अपने गोल के तरफ भी भागना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पे प्रेशर होता है कि जॉब भी पकड़नी है, आपको कुछ करना भी है। तो इस तरह से ये सब कुछ कोप अप करते हुए ये कहीं ना कहीं जब आप लाइफ में आगे चल करके सेटल हो गए या फिर कहीं एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे होगे, तो ये सब चीज़ें आपको मदद करेंगी वहाँ पे कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ डेवलप करके। तो जो भी आज संघर्ष कर रहे हैं, बस करते रहो, इट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू। अच्छा, परिवार में कौन कौन है? पिताजी बता रहे थे कि खेती किसानी का काम कर रहे हैं। जी, पापा पहले LIC में काम करते थे, बट फिर ड्यू टू लॉकडाउन में बहुतों की फाइनेंशियल कंडीशंस, इकोनॉमिकल कंडीशंस को ठेस पहुंची है, तो उस तरह से काम छूट गया। तो फिर पापा ये इन्वॉल्व थे घर के ही काम में और खेती वगैरह में दादा के साथ। तो फिर वो उधर कंटिन्यू कर रहे थे, एंड मैं भी ट्यूशन्स पढ़ाता था, मेरी बहन भी ट्यूशन्स पढ़ाती थी, तो वी वेर लाइक अ टीम। हम लोग सब मिलजुल के अपना ख्याल रखते थे और अच्छे से सब कुछ चल रहा था। परेशानियां सबके पास होती है, मगर आगे बढ़ते रहना है उसमें कुछ ना कुछ सीख करके। और घर में पापा है, मम्मी है, मेरी एक बहन है, वो भी ग्रेजुएशन में, अभी उसने भी NCC ज्वाइन किया है, एंड आई होप वो बहुत कुछ सीख करके निकले, वहाँ से आगे बढ़े। और दादा भी हैं अभी घर में। जी, आपने एनसीसी कब ज्वाइन किया था? मैंने NCC 2017 में अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में ज्वाइन किया था। मतलब 4-5 साल में इतना फ़ायदा हो गया? जी बिल्कुल, बहुत फ़ायदा हुआ। मेरी जो पर्सनालिटी में चेंज आई है, मैं जो शुभम बादल 2016 में था और जो मैं आज हूँ, मैं उसका मतलब पूरा तो नहीं बोल सकता, पूरा बोलूँगा तो बाकी फैक्टर्स भी जो हैं ये उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो लेकिन मेजॉरिटी 60 to 70% मैं क्रेडिट दूंगा NCC को, क्योंकि उसने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, उस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं ज़िंदगी में बाहर निकलूं, नए लोगों से मिलूं, नई चीज़ें सीखूं और फिज़िकली फिट रहूं। वो रूटीन, वो यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म पहनने का ज़रिया था वो। एक आज मैं अपनी यूनिफॉर्म को भी देखता हूं तो मेरा खुद का यूनिफॉर्म और मेरे बैचमेट्स का, मेरे सीनियर्स का यूनिफॉर्म, मेरे जो कमांडिंग ऑफिसर हैं यूनिट के, उनका यूनिफॉर्म, यूनिट में जो बाकी ऑफिशियल्स हैं उनका यूनिफॉर्म, ये सब एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन काम करता है मेरे लिए कि आगे बढ़ते रहने। शुभम बादल का गोल यही था कि अभी और आगे बढ़ना? जी बिल्कुल, यही था, यही है और यही रहेगा हमेशा। जो लोग मैट्रिक या इंटरमीडिएट के बाद ऐसे एग्ज़ाम, नौकरी देने वाले एग्ज़ामों की तैयारी में लग जाते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि वो किस दिशा में जाएं और किस चीज़ की तैयारी करें और कैसे करें? जी, आपकी नौकरी वो तो आप वो करो जिसमें आपका मन लगता हो, और ना ही सिर्फ मन लगता हो, आपको एनालाइज करना होगा, खुद सीखना होगा, कैलकुलेट करना होगा कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, किस चीज़ में बुरे हो। आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस आपको एनालाइज करनी होगी, और वो देखते हुए आपको अपना कैरियर प्लान डिसाइड करना चाहिए। अगर आपका मन लगता है पढ़ाई में, इंजीनियरिंग में, तो आप बिल्कुल जाएं। और ऐसा नहीं है कि एक मिथ भी है कि मतलब पुराना ही मिथ था कि आर्म्ड फोर्सेस में पढ़ाई नहीं होती, जो खेल कूद करते हैं वही आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्म्ड फोर्सेस में बहुत पढ़ाई करनी होती है। तो क्योंकि जो ऑफिसर्स हैं उनको भी प्रमोशन लेने के लिए या फिर हर एक स्टेज पे वो एग्ज़ाम देते रहते हैं, उनकी पढ़ाई कभी रुकती नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी कभी रुक नहीं रही है। तो नए दिन आएंगे, सिलेबस चेंज होते रहेगा, और ये एक डायनेमिक चीज़ है। ये कभी भी ऐसा नहीं है कि 4 साल पुराना चीज़ मैं आज भी यूज़ कर रहा हूँ, नहीं, 4 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। तो पढ़ाई हर जगह है, पढ़ाई से भागना इज़ नॉट एन ऑप्शन। बट हाँ, अगर आपको अपना कैरियर पाथ डिसाइड करना है तो आप अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस देखिए। अगर आपको लगता है आप पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं हैं, आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो आप स्पोर्ट्स में कैरियर बनाइए। उसमें आज कल भी बहुत सारे स्पोर्ट्स को एनहांस करने के लिए बहुत तरीके हैं।
आपके पास कोचेज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, आप जाइए, आप उसमें अपना एफ़र्ट्स लगाइए, मगर जिस चीज़ में भी लगाइए 100% एफ़र्ट्स लगाइए, मन के साथ लगाइए, तो बिल्कुल आपको आपका मनचाहा कैरियर पाथ मिलेगा। बहुत खुश है, बहुत खुश है। उम्मीद से ज़्यादा मिला। हाँ, हम सोच नहीं थे कि यहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन जहाँ तक पहुँचा है बहुत बड़ी खुशी दिया हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए, हमारे गांव घर के लिए। आज पूरे गांव लोग खुश है। हमारा प्रखंड से रोज आ रहा है, मुखिया सरपंच सब बधाई दे रहे हैं कि इतना दूर पहुँचा है बच्चा। हम सबका आशीर्वाद है उसके साथ। संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष तो बहुत किया संघर्ष किया। हाँ, साथ में रहे। बचपन से इनको हम जब रहते थे चंदपुरा में, तो हम डीवीसी में नौकरी करते थे, तो स्कूल ले आते थे स्कूटी पे बैठा के। तो वो आनंद आज मिल रहा है कि बच्चा से इसको हम खुएं, घुमाएं, लाएं, कंधा पर बैठा के घुमाते थे, तो आज ये आसमान में पहुंच रहा है, तो इसलिए उड़ेगा। तो बहुत खुशी लग रहा है कि इतना दूर ये पहुंचा है। बहुत खुश हैं, ईश्वर का ही कृपा है। हम ऊपर वाले से कहते हैं कि आप इसको बढ़िया से ट्रेनिंग मैंने निकल जाए, अपना ड्यूटी करे, देश की सेवा करे। देश सेवा में बहुत मन लग रहा था इनको। हमने कई बार इनको बोला कि बीएड करिएगा या बैंक का, बोला हाँ करेंगे, लेकिन करता नहीं था। बीएड भी नहीं किया। बोला हमारा जो लक्ष्य है बस फौज में जाना है, देश की सेवा करना है। हम देश के लिए बने, शुरू से सोच रहा था कि हम डिफेंस में जाएंगे, और आज भगवान उसकी सफलता दिए, तो बहुत खुश हम लोग हैं। शादी ब्याह भी जल्दी करना होगा। नहीं तो अभी तो शादी विवाह में देरी होगा। शादी विवाह तो होगा ही, ये दुनिया का रीत है, लेकिन अभी तो बहन है उसका, पहले उसकी शादी करेंगे, उसके बाद इसका शादी। ये शुभम के दादाजी हैं जो बहुत खुश हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि जब शुभम छोटे थे तब उन्हें स्कूटर से स्कूल ले जाया करते थे, इसी उम्मीद के साथ कि पढ़ लिख कर जब आगे बढ़ेगा तो कुछ बनेगा, ऑफिसर बनेगा। ऑफिसर का था कि ये ऑफिसर बनेगा, यही ख्वाब था। आज वो सपना पूरा हो गया। हमारे साथ पिताजी भी हैं, मतलब बहुत संघर्ष भरा रहा नहीं जीवन। अब जी लगता है जी। कि सब कुछ ठीक होगा। हाँ, आपको सब कुछ लग रहा है कि अब सपना सच हो गया है। संघर्ष तो रहा पूरा, इसका मेहनत रंग लाया। आज हम लोग सब परिवार खुश हैं इसका सफलता से। देखिए, परिवार की भूमिका, खास करके माता पिता को की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन शुभम या फिर आज की पीढ़ी इन सब मामले में कितना तीक्ष्ण है, तेज है, या फिर आप लोग को गाइड करना पड़ा कि इस ओर जाओ? देखिए, गाइड तो पढ़ने के लिए कभी बोलना नहीं पड़ा, बचपन से ही ये खुद से ही था इंटरेस्टेड। कहने का मतलब कि कभी जोर जबरदस्ती नहीं करना पड़ा कि ये काम करना है। खुद से घर परिवार हाँ, की स्थिति को देखते हुए सब कुछ देखते हुए समझते हुए ये अपना खुद संघर्ष करके सब कुछ अपने से किया है। हम लोग को कभी कहना नहीं पड़ा, डांटना नहीं पड़ा, सब खुद किया है। क्या बोल रहे हैं? बच्चों को लोग मारता है पढ़ने लिखने के लिए, कभी एक झप्पड़ मारने की जरूरत नहीं पड़ा इसको कि पढ़ो बैठ के। तो वो कहने के पहले अपना बच्चों को, हम अपने बच्चों को भी डांटते थे, मारते थे, लेकिन पोता को कभी मारने का मौका नहीं मिला कि इसको मारे हम पढ़ने के लिए। मैंने इतना बचपन से इसमें कुछ था प्रतिभा, कुछ करने का। कभी नहीं कहना पड़ा कि तू बदमाशी क्या करता है, बल्कि और हम ही को वैसा बोलता था, लगता था ये अच्छा बोल रहा है। एक तरह से हम लोग को ही गाइडलाइन देता था कि आप चिंता मत कीजिए, कुछ होगा, भगवान देगा, ऊपर वाला। मेहनत कर रहे हैं। अभी तो रांची में ही भाड़ा घर में हाँ, भाड़ा के घर में है। घर भी अपना होगा। अपना घर इस पर अब देंगे, जैसा जगह दिए हैं घर भी देंगे। अभी तो भाड़ा के घर में ढेर दिन से हैं ये लोग। हमको लगता है हम लोग कितना साल से रांची में, 10-11 साल से हैं। आप यहीं रहते हैं कि अभी हम तो, हमारे 3 बच्चे हैं। शुभ समाचार सुन के आप आए हैं? हाँ, हम सुने तो आए कि भाई मेरा पोता, मेरा एक लड़का गिरिडीह में रहता है, वो डीसी ऑफिस में है, और एक यहीं पर शिक्षा मंत्री के साथ सिक्योरिटी इंचार्ज हैं सुधीर कुमार, वो मंझलेर हैं, ये बड़े हैं। तो वो दोनों नौकरी करते थे। इनका नौकरी नहीं था, कुछ प्राइवेट में करते थे। अभी तो बैठे हुए हैं विशे से, तो अपने घर से अपना खेती बाड़ी भी देखते हैं और बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं। अरे बच्चे अपने मेहनत से ट्यूशन करके अपना भी पढ़ के और घर भी चलाया। और कभी काल हम मदद कुछ करते थे,
लेकिन ये अपने मेरिट पर सब कुछ किया, परिवार भी चलाया, पढ़ाई भी किया और आज इस सफलता पर पहुंचा है। ये बहुत अंदर से हम ईश्वर को भी दुआ कर रहे हैं कि धन्य है प्रभु कि आप गरीब का सुने। आज कल्याण हो गया, हम लोग का सपना पूरा हो गया। नौकरी हम भी डीवीसी में किए, अच्छी फैसिलिटी थी और बचपन में ये लोग को रखे राजकुमार जैसा, लेकिन उसके बाद जब ये लोग अपना पर आया तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया। क्या नौकरी नहीं था बड़ा लड़का का, तो अलग आ गए इधर, तो थोड़ा सा इन लोग को परेशानी हुआ। तो बचपना तो ठीक से रखे हम, लेकिन अब फिर बीच में थोड़ा सा कष्ट किया, मेहनत किया और अब फिर समय इस पर दे दिए हैं, इसलिए बहुत खुश है। माता जी हो गई, मम्मी तो सबसे अधिक खुश होती है ना? जी बहुत खुश हैं। शुभम जो किया है उसका ही मेहनत से सब कुछ हुआ है, ईश्वर का कृपा है, सतगुरु का कृपा है। हम यही अरदास प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि जैसा हमारा बच्चा करे सबका बच्चा इस तरह नाम रोशन करे, सबके बच्चे अच्छे बने, क्योंकि बच्चा को अच्छा बनने का सब माता पिता का सबके आशा रहता है, तो सबके बच्चे अच्छे बने और हमारे भी अच्छा बना है। और जो बेटी है वो भी अच्छी बने, वो भी पढ़ लिख कर आगे इस तरह अपना नाम रोशन करे, यही है। माँ तो बचपन में ही परख लेती है कि बच्चा किस ओर जाएगा। आपको लगता था कि शुभम कुछ अच्छा? हाँ, इसका सब चीज़ था, हर चीज़ था। हाँ, इसके जो हमारे दादाजी थे सो बचपन में इसको बोलते थे कि ये बहुत बड़ा आगे चलकर बनेगा, अपने गांव का राजा बनेगा। बाबा जी देहाती भाषा में कहते थे कि ये अपने गांव का राजा बनेगा मैया से। तो इसका थोड़ा अलग था, सब बच्चे से अलग था, बातचीत, रहन सहन, किसी से लड़ना झगड़ना ना, उलझना ना, फालतू के बातचीत नहीं करना, बहुत कम बोलना। तो हम लोग खुश रहते थे कि चलो जो भगवान दिए गुण भरे हैं, बहुत कृपा है ईश्वर का, सबके बच्चे अच्छे हों, बस यही। इन लोग के गुरु बाबा थे, ये गया के रहने वाली हैं, मायके गया है, नानी घर इसका। तो इसके नानी घर में एक महात्मा रहते थे पहाड़ पर। तो जब बच्चा में ये नानी घर गया ना, तो बाबा जी से सब आशीर्वाद लेने गया, तो सब बच्चा खेल रहा था, तो बाबा जी देखे इसको तो बोले वो बच्चा किसका है मैया? तो ये दौड़ के कि हमारा बच्चा है बाबा। बोला ये बच्चा में कुछ लक्षण हम देख रहे हैं कि आगे चल के कुछ बड़ा आदमी बनेगा और कुछ नाम करेगा। बचपन में ही देख, बचपन में बोले थे, वो आज पढ़ रहा है। और इनकर दादाजी भी हमको बोले थे कि ये पीछे पैर करके बैठता है बाबू से, ये या तो नेता बनेगा ना उसको बड़ा अफसर बनेगा। पीछे पैर करके मतलब मैंने मोड़ के बचपन में, हाँ पीछे करके जब बैठता था वैसा ही बैठता था। तो बूढ़ा हमको बोले थे कि ये बच्चा एक दिन या तो गांव का मुखिया बनेगा या नहीं तो कोई अफसर बनेगा, नहीं तो नेता बनेगा। हमारा ये लक्षण इसको दिखाई पड़ रहा है। आज वो लोग ऊपर चले गए, स्वर्गवासी हैं, उनकी बात आज याद रही हमको कि देखिए वो लोग बोले तो क्या बुजुर्ग लोग का एक होता था अनुमान, आज वो सपना पूरा हुआ। उन लोग को भी हम प्रणाम करते हैं कि आपने बोला वो बात आज सच साबित हुआ। तो बुजुर्ग लोग भी बहुत कुछ बोलते हैं, कुछ देख करके कि इसमें कुछ होने वाला है, ये होनहार है। तो आज उन लोग को भी ईश्वर आत्मा को शांति दें और उनकी बात आज सच हुई, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। बिल्कुल, देखिए शुभम का पूरा परिवार खुश है। ये उनका घर है, रांची के अरगोड़ा इलाके में किराए के मकान पे रहते हैं। चारों तरफ हम चाहेंगे कि एक बार कैमरा घुमा के दिखा लीजिए। और इस छोटे से घर में इतनी खुशियाँ आई है और यही वजह है कि दादाजी चतरा से मिठाई लेकर यहाँ पर आए हैं। और जैसा कि ये बता रहे हैं कि गांव के मुखिया से लेकर सरपंच और नेता हर एक व्यक्ति हर दिन द्वार तक पहुंच रहा है। इतना व्यक्ति पहुंच रहा है कि चाय पिलाना भी मुश्किल हो जा रहा है। तो ये छोटी छोटी खुशियां समेट कर ही हम मध्यम वर्गीय परिवार जीते हैं। और लेकिन जब इसी परिवार से कोई शुभम जैसा लड़का निकलता है और देश के फलक पर ऐसे छाता है, फ्लाइंग ऑफिसर जो CDS और UPSC के जरिए जिसका चयन होता है, वहाँ तक पहुँचता है, तो खुशी होना लाजमी है। सबसे बात हो गई, बहन बची है, हम चाहेंगे कि उनसे भी बात हो जाए। आप तो और ज़्यादा खुश हो गया, रक्षाबंधन में अब पैसा ज़्यादा मिलेगा।
हाँ खुश बहुत है, किसी के भी भाई की होगी तो उनको तो खुशी बहुत होगी। आप भी तो बहुत लंबी हैं, आप एनसीसी भी ज्वाइन की हैं। भैया ही को देख के उनने गाइड किया कि तुम भी एनसीसी करो, तो फिर मैंने भी शुरू किया। मैं सेकंड ईयर में हूँ। हाँ तो आप भी चाह रही हैं कि हाँ, इनको देख के इंस्पिरेशन मिला है कि उसी में जाए। अब पढ़ाई कर रहे हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। अभी क्या पढ़ाई कर रही हैं? अभी मैं ग्रेजुएशन में हूँ, सेकंड ईयर में, हिस्ट्री ऑनर से। लग रहा है कि आप भी उस लक्ष्य तक पहुँच पाऊँगी, भैया की गाइडेंस रहेंगी तो ज़रूर पहुँचूँगी। तो बिल्कुल 100% अगर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ किसी काम में लगा जाए तो सफलता ज़रूर मिलती है। ये शुभम बादल थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। शुभम बादल का चयन हमने पहले भी बताया कि इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पे हुआ है और देश में 3 ही लोगों का चयन एनसीसी के जरिए हुआ है, जिसमें से एक कर्नाटका, एक महाराष्ट्र के हैं और तीसरा शुभम बादल हैं जो झारखंड के रहने वाले हैं। और ख़ास करके हमारे जो द फॉलोअप के दर्शक हैं, यूथ हैं, और शुभम से वह प्रेरणा ले सकते हैं और एनसीसी के ज़रिए देश के सबसे बेहतर एग्ज़ाम में कैसे एंट्री कर सकते हैं। इनके पूरे इंटरव्यू को सुनकर हम उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर मदद मिली होगी और आप भी यह प्रयास करेंगे। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and